नमस्कार। परीक्षित भाई, આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આપને અનુમતિથી હિન્દી બોલવાનું વિચાર્યું છે, કારણ કે 6 કોલેજોમાં હું લેક્ચર આપું છું અને 6 કોલેજના સ્ટુડન્ટ લાઈવ જોવા બેઠા છે। થેન્ક યુ। नमस्ते। गर्वी गुजरात की इस पावन दरा और साबरमती नदी किनारे बसे कर्णावती शहर में आप सभी का स्वागत है। इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2025 के इस इवेंट सेंटर में आयोजित भारतीय विचार मंच के विचार मंथन की संवाद श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के सहयोगी और भारतीय विचार मंच को हृदय से आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आने का अवसर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर लोग जानते भी कम हैं और कोई बताना भी नहीं चाहता है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और भारतीय विचार मंच, इन सभी लोगों की जो एक साथ और सहकार के साथ में जो एक कार्यक्रम और ये जो अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। क्यों इस कार्यक्रम में वक्ता के तौर पे आना हुआ, इस हेतु एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन का वीडियो है जो आपके सामने चलाएंगे। ये वीडियो जो है वो लगभग मेरी 20 साल से ज्यादा जो मैंने अमूल्य समय हमारी फौज, हमारी सेनाओं के साथ में बिताया है, उसकी एक झलक आपको इसके दौरान दिखेगी। बड़ा ही अलग अलग तस्वीरों से आप देखेंगे। शायद कुछ तस्वीरें आज से 20 साल पहले की होंगी और कुछ तस्वीरें अभी रिसेंट की होंगी। तो एक बार ये यहाँ पर प्ले करेंगे। सर, आपसे एक मिनट विनती है। पंद्रह 15,000 फीट की ऊंचाई से, और जब सामने जब टाइगर हिल दिख रहा है, कभी 50 डिग्री से ज्यादा का तापमान तो कभी कपा देने वाली जबरदस्त ठंड, लेकिन मानव प्रकृति की तमाम विपरीत परिस्थितियों से जवानों ने कर ली है दोस्ती, सिर्फ और सिर्फ सरहद की सुरक्षा के लिए। ये हमारे देश के हिम योद्धाओं की दहाड़ है। कमांडो से कम नहीं है हमारे आईटीबीपी के जवान। 12,000 फीट की ऊंचाई और ये बर्फ के घर।
कितने भारी हवा इस तरह अचानक से आ गई है और उसके बाद भारी बारिश, तूफान। हम अब यहाँ से जाना ही सबसे ज्यादा जरूरी होगा। બાજુ ઘણા જંગલ છે ત્યાંથી પાછળ હટવાની વાત કરે છે કારણ કે ગમે તે સમયે અહીંયા ફાયરિંગ થઈ શકે છે કારણ કે આતંકવાદીઓનું ગામ છે। અહીંયાના લશ્કરે તોયબાના આતંકવાદી અદનાન શફીના ઘરને ગઈકાલે રાત્રે બોમ્બથી ઉડાવી દીધું છે। धन्यवाद। 20 साल हो गए डिफेंस जर्नलिस्ट के तर्ज पर। प्लेटफॉर्म बदले, संस्थान बदले, लेकिन लक्ष्य एक ही रहा, जिज्ञासा एक ही रही कि कैसे इतने विशाल देश की रक्षा हो रही, कैसे चारों तरफ आंतरिक और बाह्य दुश्मनों से घिरे इस देश को अखंड बनाए रखने हेतु देश की सेनाएं अपना काम कर रही हैं। फोर्सेज में बचपन से ही जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से ना जा पाए तो एक दूसरी तैयारी कर ली देश की सेवा करने की, क्योंकि परवरिश देशभक्ति के संस्कारों में हुई। मां की कहानियों में भी शौर्य और गौरव ही था और पिता की बातें राष्ट्र प्रथम से शुरू होती थी और राष्ट्र के लिए ही खत्म होती। आज का विषय जो है वो बॉर्डर जर्नलिज्म या डिफेंस जर्नलिज्म पर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के विशाल और दुर्गम और भव्य और दिव्य सरहदों की बातें। सबसे पहले जरूरी है कि हम हमारे बॉर्डर्स को जानें। एक जब जहां पे भी जाते हैं, लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बॉर्डर मतलब आर्मी और आर्मी मतलब बॉर्डर। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में भी एक बदलाव की जरूरत है और बचपन से ही अगर बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि हमारी बॉर्डर्स क्या हैं और बॉर्डर्स का रक्षक कौन है, तो वो एक चीज बड़ा बदलाव लेके आएगी, क्योंकि लोगों को सरहदों के बारे में कम पता है। तो भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है और यह 7 देशों को छूती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसके अलावा भारत की समुद्री सीमाएं भी हैं जो श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से लगती हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर और उसमें बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी है, लगभग 4,096 किलोमीटर की, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर की। अब बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान की सीमा है और ये अभी के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर आती है। सबसे छोटी सीमा है, 106 किलोमीटर की सीमा है। और मेरी ये जो जीवन यात्रा है, अभी तक मैंने सारी सरहदें सारे फोर्सेस के लिए कर दी है, लेकिन एक लक्ष्य है जो आपके सामने बताता हूं कि यात्रा उस वक्त खत्म होगी जिस दिन मैं भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर वो 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वहां पे डॉक्यूमेंट्री बना लूंगा। और मुझे आशा है कि इस जीवन में ये सपना जरूर साकार होगा। बिल्कुल। तो भारत की जो सीमाएं हैं, तो उत्तर में ग्रेट हिमालय, पश्चिम में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान,
अरब सागर के उस पार, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत पाकिस्तान की सीमा अगर देखें तो बॉर्डर एक ऐसा शब्द है जो सभी में लगता है, लेकिन सच में बॉर्डर बहुत प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईबी की, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के रूप में जानी जाती है। और इसके अलावा एक और बॉर्डर है जो लोगों को नहीं पता है, उसका नाम है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो विवादित जगह है। भारत का अपना कश्मीर और भारत के कश्मीर पे जो पाकिस्तान ने अभी अनधिकृत तौर पे कब्जा कर रखा है, उसके बीच की जो लाइन है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल के तर्ज पे माना जाता है। 1947 में रेडक्लिफ रेखा के आधार पे यह इंटरनेशनल बॉर्डर तय हुआ था, और उसके बाद कई संघर्ष हुए, और आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में इस एलओसी पे संघर्ष देखा जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं इसके अंदर बताता हूं कि रशिया के बाद में हमारी जो सीमा है वो सबसे बड़ी सीमा है, और वहां पे हम बात करें तो लगभग 2011 में विदेश नीति में एक लेख के आधार पर दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक है, और भारत द्वारा लगभग 50,000 खंभों पर 1,50,000 तेज रोशनी वाले बल्ब स्थापित किए गए हैं। इसके कारण से रात में इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो स्पेस से हमारे बॉर्डर को आप अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सारी इमेजेस हैं, अभी लेटेस्ट भी हमारे एक अंतरिक्ष यात्री गए थे, उन्होंने बहुत अच्छी तस्वीर इस बॉर्डर की भेजी। अब लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थापना अगर हम देखें तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था, उसके औपचारिक रूप में स्थापित हुई थी, और 1947-48 की युद्ध विराम से ये रेखा विकसित होती गई, और लंबाई लगभग 740 से 776 किलोमीटर के बीच में है। आंकड़े कई विवादों में है, लेकिन 776 किलोमीटर की एलओसी है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक और बॉर्डर का नाम आता है, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOAC कहते हैं। ये भारत और चाइना के बीच में है, और इसे हिंदी में अगर कहें तो वास्तविक नियंत्रण रेखा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच मौजूद रेखा को ही LAC मान लिया गया था, और यह लगभग 4057 किलोमीटर की है। यह जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और कुछ अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह एक अनौपचारिक सीमा है, और दोनों देशों के बीच कोई आधिकारिक समझौता इसके लिए नहीं हुआ है, लेकिन दोनों की एक आपसी समझ है। इसकी वजह से हथियारबंद सेनाओं की तैनाती यहां नहीं है। अब ये हमारी बॉर्डर्स मैंने आपको बताया। इसी तर्ज पे अगर हम IMBL की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन, जो हमारी समुद्री रेखा है, आज से बहुत अच्छी इंसाइट आपको देना चाहता हूं। आज से कुछ वर्ष पहले ये किलोमीटर बताए जाते थे, लगभग 7,600 किलोमीटर बताए जाते थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के आधार पर इसी वर्ष 2025 में जब इसका पुनः मूल्यांकन किया गया तो भारत की IMBL 11,098 किलोमीटर की निकली, और इसे आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने बताया। यानी कि हमारी इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन जो है वो अब 11,098 किलोमीटर की है। अब ये हमारी बॉर्डर्स हुई, IB, LOC, LOAC और IMBL। इस 4 तरह की बॉर्डर से हमारा देश सुरक्षित है। अब नेपाल और भूटान, ये हमारी एक्चुअल बॉर्डर है, किसी तरीके का विवाद नहीं है, और छोटी मोटी चीजें जो होती हैं वो भी आपस में बहुत अच्छी विदेश नीति होने के कारण से हम सुलझाते रहते हैं, और दोनों मित्र देश हैं, इसलिए वहां से कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से हमारे देश की सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान और चाइना से लगती है, और साथ में नेपाल और भूटान। अब आपने सीमाओं के बारे में जाना, अब हम थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में भी जान लें, तब हम डिफेंस जर्नलिज्म पे आएंगे। तो हमारी सेना की हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ।
यानी अपने से पहले देश की सेवा, ये इंडियन आर्मी का मोटो है, सब बच्चों को जानना चाहिए। भारतीय सेना में लगभग 14.55 लाख एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 11.55 लाख रिजर्व सैनिक की हमारी सर्वश्रेष्ठ इंडियन आर्मी है। कई रेजिमेंट हैं और लगभग 62 से ज्यादा, और कई विंग्स हैं। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा। सीधे नेवी पे आते हैं। नेवी जिसका मोटो है शम नो वरुण, और नेवी में लगभग 74,000 सक्रिय सोल्जर्स हैं और लगभग 75,000 जो हैं वो आरक्षित सोल्जर्स हैं। 250 से ज्यादा हमारे पास युद्धपोत हैं और लगभग 300 से ज्यादा विमान हैं, फाइटर जेट्स हैं। एयरफोर्स की बात करें, आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी कि आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान। यह हमारे इंडियन एयरफोर्स का मोटो है। इसमें लगभग 1,40,000 सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 2,000 के करीब हमारे पास में फाइटर जेट्स हैं। अब हम बात करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये हमारी तीनों सेनाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक बहुत विशाल अर्धसैनिक बल है जो इन सभी सेनाओं के साथ में काम करता है, और लगभग सारी बॉर्डर्स पे अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी विशेष तौर पे देखी जाती है। इन अर्धसैनिक बलों को हम CAPF के तौर पे पहचानते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से। लेकिन इसमें हम बात करें तो ये कई पुलिस संगठनों का एक समूह है जो आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवाद का मुकाबला करने और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इन बलों में असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और सशस्त्र सीमा बल SSB हैं। अब थोड़ा सा और इंसाइट दे दें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम BSF के नाम पे जानते हैं, ये भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की सरहदी सीमा की रक्षा की जवाबदारी BSF के पास है। ITBP, जिसे हम इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स कहते हैं, इसे भारत और चाइना की जो सीमा है उसकी जवाबदारी उनके पास है। एक SSB है जिसे सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, इसकी जवाबदारी नेपाल और भूटान की सीमाओं की रक्षा की है। और एक असम राइफल्स है जो सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, जिसकी जवाबदारी भारत और म्यांमार के बॉर्डर की है। तो कौन सी फोर्स किस सरहद की रक्षा करती है ये जानना जरूरी है। अब तो इनके साथ में हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स क्या करती है? तो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स का सीधा सीधा काम युद्ध लड़ने का है, देश की अखंडता की रक्षा करने का है। नेवी जो है वो समुद्र में लगभग 200 नॉटिकल माइल के आगे का पूरा विस्तार है, ये नेवी के पास है। जो हमारे पोर्ट हैं वहां से लगभग 12 नॉटिकल माइल यानी लगभग 22 किलोमीटर जो है वो मरीन पुलिस के हाथ में होता है, और 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल जो कि एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन के तौर पे हम मानते हैं, वो कोस्ट गार्ड के पास में है। कोस्ट गार्ड भी रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक हमारी देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाली फौज है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये CAPF जो है वो बेसिकली ये काम है। CRPF जो है वो त्वरित एक्शन यानी कि क्विक रेस्पॉन्स टीम के तौर पे जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। कहीं पे भी आतंकवादी घटना होती है तो QRT जो है वो वहां पे पहुंचती है। साथ ही जनरल पेट्रोलिंग और रक्षा करने की जवाबदारी भी CRPF की है। अंदरूनी कश्मीर के ब्लैक विलेजेस हैं, बड़गाम, कुलगाम, अनंतनाग, इन तमाम जगहों पे CRPF तैनात है। CRPF की एक विशेष बटालियन है, उसे हम बोलते हैं कोबरा कमांडोज। ये एंटी नक्सल ऑपरेशंस करते हैं जो छत्तीसगढ़, झारखंड में है, और खास तौर पर बक्सर, भानुप्रतापपुर जैसे विस्तारों में कोबरा के कमांडोज हैं। और आपने अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे केंद्रीय गृह मंत्री की बात सुनी होगी कि बहुत जल्दी भारत नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा, और इसका जो श्रेय जाता है वो कहीं ना कहीं CRPF के इन कोबरा कमांडोज और BSF के कमांडोज को जाता है, जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष करके भारत का छत्तीसगढ़ और झारखंड से जुड़े कुछ जगहें और खास तौर पे महाराष्ट्र और तेलंगाना की जो जगहें हैं वहां पे नक्सल मुक्त भारत बनाने में बड़ा योगदान दिया। अब बात करते हैं कोस्ट गार्ड की। मैंने आपको बताया समुद्री तटरक्षक बल है, लगभग 15,800 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं और भारत की समुद्र सीमाओं की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। नौसैनिक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं।
अब हम सीधे आते हैं, मैंने आपको बताया भारत की सरहदों के बारे में और फिर मैंने आपको बताया कि उन सरहदों की रक्षा करने वाली हमारी फोर्सेस के बारे में। अब आते हैं डिफेंस जर्नलिज्म के। अब क्योंकि इतना विशाल देश है, इतनी विशाल सरहदें हैं और इतनी सारी सेनाएं हैं, तो हर जगह पे कोई ना कोई एक्टिविटी होती है और हम इजराइल की तर्ज पे भारत भी चारों तरफ से दुश्मनों से घेरा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोई ना कोई नापाक हरकत करता है, घुसपैठियां को भेजता है, अभी ड्रग्स भेजना का शुरू किया है, स्मगलिंग कराने का शुरू करता है। तो कई तरीके की हरकतें पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से होती हैं और इसलिए लगातार कोई न कोई खबरें आती हैं और साथ में भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष भी होता है और उस समय एक्टिव रोल आता है डिफेंस जर्नलिज्म। अब डिफेंस जर्नलिज्म क्या है? तो जवाबदारी, पैशन और अनन्य राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत पत्रकारिता को डिफेंस जर्नलिज्म कहता हूं मेरे शब्दों में। आपकी एक गलत रिपोर्ट देश में लोगों के अंदर और सेनाओं में दखल कर सकती है और एक सही लेकिन देश हित में नहीं बताने वाली खबर भी अगर आपने बताई है तो भी देश को नुकसान करती है। बस इसका जो एक पतली सी दीवार है, एक रेखा है, उसे अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो वही डिफेंस जर्नलिज्म है। सच को भी सच कब बताना है और झूठ को सच की तलवार से काटना है, और वो भी देश की सेनाओं और देश की अखंडता, उसके गर्व को साथ में लेके चलना है। ये एक पतली सी रेखा है। वैसे जर्नलिज्म में कहा जाता है कि जो सच है वो दिखाओ, लेकिन डिफेंस जर्नलिज्म में कहा जाता है कि जो सच है लेकिन देश के हित में नहीं है उसे मत दिखाओ। ये हमारा पहला कर्तव्य है और इसकी एक बहुत बड़ी खामी हमने भुगती है। 26/11 मुंबई अटैक के समय पे जो मीडिया में कवरेज हुआ, उस कवरेज को लाइव देखकर आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी। ये सभी लोगों ने देखा था। बस ये है डिफेंस जर्नलिज्म कि उसे लाइव नहीं बताना चाहिए था और उसके बाद कई आदेश निकले और अब आतंकवादी गतिविधियों का लाइव कवरेज देश में नहीं होता। जैसा कि आपने हमारी सीमाओं और हमारी सेनाओं के बारे में जाना, अब डिफेंस जर्नलिज्म की बात करें तो वैसे तो हमारी फोर्सेस बहुत सीक्रेटली काम करती हैं और देश की सुरक्षा का मसला है तो उसे ध्यान में रखना भी चाहिए, लेकिन समय समय पर हमारी सेनाओं द्वारा नो योर फोर्सेस के इवेंट होते हैं, डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स आयोजित होते हैं। डिफेंस जर्नलिज्म के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कोर्स होता है, जो हर जोन में आपके यहाँ पे जो डिफेंस के पीआरओ होते हैं वो हर साल में एक बार सेलेक्टेड पूरे देश से लगभग 70 जितने पत्रकारों को ले जाते हैं और वो कोर्स पूरा करवाते हैं। वो कोर्स करने के बाद में आपको पता चलता है कि डिफेंस जर्नलिज्म कैसे करना है। साथ ही सेनाओं द्वारा विभिन्न ऑपरेशन एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है। हाल ही में भारत की नौसेना, थल सेना और वायुसेना ने साथ में मिलकर त्रिशूल एक्सरसाइज की पोरबंदर में, जिसे कवरेज करने के लिए हमारी टीम भी गई थी और ऐसी कई कवरेज मैंने किए हैं। एक पोखरण में हमारी एयरफोर्स की रेंज है, वहां पे आयरन फिस्ट होता है, उसे भी कवर मैंने किया है और उसमें पूरी एयरफोर्स की ताकत, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत, एयर टू लैंड और लैंड टू एयर की मिसाइलों की जो ताकत है वो वहां पर आपको देखने मिलती है। इसी तरह से इंडियन नेवी का एक प्रोग्राम होता है मिलान के नाम से। ये मिलान एक्सरसाइज जो है वो लगभग 14 देशों के साथ में ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है और ये मैंने अटेंड की थी जब अंडमान निकोबार में 14 देशों के साथ में ये एक्सरसाइज हुई थी। तो लगभग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तमाम ऐसी एक्सरसाइज जो हैं वो अटेंड मैंने की हुई है और जो लोग डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट करना चाहते हैं उन्हें भी ये अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि वहीं आपको एक्चुअल चीजें पता चलती हैं। मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत दर्द और अत्यंत कठिन काम है डिफेंस जर्नलिज्म का, और हमसे भी ज्यादा कठिन यह है कि जो हमारे देश के जवान वहां पर जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उन परिस्थितियों को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा तो आपको पता चलेगा कि फौज में काम करना एक नौकरी नहीं है, किसी भी तर्ज पे नौकरी नहीं। फौज में काम करना किसी भी तर्ज पर सिर्फ आय का संसाधन नहीं हो सकता। फौज में काम वही करता है जो अपनी मातृभूमि को अनन्य प्रेम करता है। फौज में उसी मां का बेटा जाता है जिस मां के अंदर देश प्रेम हो, उसी परिवार का बच्चा जाता है
जिसके अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना होती है। बाकी काम करने को, पैसा कमाने को कई चीजें हैं, लेकिन उस तड़पती धूप में, उस बारिश में, बर्फ में, माइनस के टेम्परेचर में, दलदल में, जानलेवा मच्छरों और सांपों के बीच में जाकर जब देश की सेवा करनी होती है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना होती है, वो है मेरे देश की रक्षा करना, मेरे मां भौम की रक्षा करना। और यही लक्ष्य लगभग मेरी इन 20 सालों की यात्रा में मैंने जितने भी जवानों से बातचीत की है, जितनी भी जगह पे उनसे वार्तालाप कहा है, सभी ने एक ही बात कही है कि हम यहां पे हैं तो सिर्फ देश के लिए। तो ये भावना जो है, इसे हम सभी को सलाम करना चाहिए। हमारी देश की सेनाएं दुर्गम स्थलों पर तैनात हैं, भले वो हिमालय की वादियां हो, चाहे थार का मरुस्थल, कहीं पे -50 डिग्री का तापमान है, कहीं पे 50 से ज्यादा का तापमान है, कहीं पे कच्छ, रण ऑफ कच्छ है, सरक्रीक में दलदल है, और घने पहाड़ों और नदियों के विशाल तटों से घिरे उत्तर पूर्व की सरहद है। धूप हो, बारिश हो, बर्फ हो, कीचड़ हो, तपती रेत हो, देश के जवान हर पल हर जगह तैनात हैं। और समुद्र में सी सिकनेस हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या है। जब आप समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों में जब आपका युद्धपोत जाता है और उन लहरों से जब टकराता है, तब अंदर का सब बाहर आ जाता है। और ऐसी सी सिकनेस हमने कई बार महसूस की है। लेकिन जो जवान वहां पे हैं, वो जैसे ही खाते हैं, वो उस वातावरण में उनकी ट्रेनिंग इतनी कड़क होती है कि उसे संभाल लेते हैं। बाकी कई लोग रोज बीमार होते हैं। तो ये रोज की प्रताड़ना सह के भी देश की रक्षा करना, ये सच में बहुत बड़ा वरदान है इन जवानों पर। त्रिपुरा की एक बात बताता हूं। त्रिपुरा में बीएसएफ है। अब त्रिपुरा में घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन त्रिपुरा में एक बहुत ही खतरनाक वायरस रखने वाला एक मच्छर है। अब ये एक मच्छर अगर आपको काट लिया, जानलेवा है। और उस जंगल में इतने मच्छर हैं कि अगर आप मच्छरों से डरे तो देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक मच्छर भी कितना घातक होता है उस क्षेत्र में। हमारे जवान ऊपर से लेके नीचे तक पूरे नेट में होते हैं। अगर आप त्रिपुरा के बीएसएफ जवानों की इमेज सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको पता चलेगी कि पूरे नेट में ढके हुए हैं वो। और उसके बावजूद भी उन छोटे छोटे छेदों से भी आपको देखना है कि दुश्मन कहीं अंदर घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। बहुत ही कठिन, बहुत कठिन। और उसके बीच में कहीं एक मच्छर आके काट गया तो समझ लो उस जवान को बीमार होना तय है। तो इन परिस्थितियों में भी है। अब मैं एक बॉर्डर की बात बताता हूं। कितने लोगों को पता है पता नहीं, हरामी नाला के बारे में कितना पता है, कितने लोगों को पता है? हमारे यहां गुजरात में ही है, सरक्रीक के पास। मेरे सहयोगी यहां बैठे हैं, उर्वी सोनी और विनोद शर्मा, लगभग कई बॉर्डर्स पे साथ में आए हैं, तो वो भी आए हैं आज। तो हरामी नाला जो है ना, उसे हरामी क्यों कहा जाता है? ऐसा ऑफिशियल नाम है हरामी नाला। वो इसलिए क्योंकि वो कभी भारत में आता है, कभी पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तानी घुसपैठिए बोट लेके आ जाते हैं मछुआरे के वेश में, और उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, वो कब किस करवट बदलेगा और कहां चला जाएगा। तो वहां पे हमारे जवान हैं। आप वहां पे सांस नहीं ले सकते। अगर आपको सांस लेनी है तो थोड़ी देर के बाद में आपको घबराहट होने लगेगी, आपको अजीब सा महसूस होगा उस जगह पे। वहां एक रात बिताई है हमने पूरी। पानी की एक एक बूंद आती है लगभग लखपत के किले के पास से, कोटेश्वर का मंदिर है वहां से। और वो पानी, वहां पे फ्लोटिंग बोट्स बनी हुई है सरक्रीक के पास में, वहां पे बड़ी बड़ी कैनों में जाके स्टोर किया जाता है और वहां से पानी आता है। ऑल टेरेन व्हीकल में जाके फिर जाना होता है हरामी नाले पे। साधारण व्हीकल नहीं जाता है। ऐसा व्हीकल जो पानी में भी चलता है, ऐसा व्हीकल जो दलदल में भी चलता है, और ऐसा व्हीकल जो धरती पे भी चलता है। ऐसे व्हीकल से वहां पहुंचा जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये व्हीकल अब आए हैं वहां। जब हम गए थे तो एक वो उर्विश यहां बैठा है, मैं और उर्विश और बीएसएफ के जवान पहली बोट जवानों ने हाथ में पकड़ी थी, क्योंकि वहां पे हरामी नाले में जहां पानी है वहां बोट चाहिए। बॉर्डर पिलर नंबर 1175 याद है मुझे, वहां से पैदल चले थे 18 किलोमीटर दूर, एक दूसरे को रस्सी बांधते हुए, लकड़ियां गादते हुए कि कहां दलदल तो नहीं है,
क्योंकि अगर आपका पैर गया तो आप गए, आप वापस नहीं मिल सकते, इम्पॉसिबल है। अगर इस बीच अगर आप धंस गए उस पानी में, वहां पे जवानों ने जाके चौकी लगाई और वहां से घुसपैठ बंद हुई। और आज हरामी नाला भारत के पास में। कई बार पाकिस्तान ने कोशिश की कि हरामी नाला और सरक्रिक को ले लिया जाए, लेकिन वो नहीं ले पाया, सिर्फ और सिर्फ हमारे जवानों के कारण। इसी तर्ज पे दूसरा एक बात आपको बताता हूं, एंटी नक्सल ऑपरेशंस छत्तीसगढ़, बक्सर, भानु प्रतापपुर में मैंने कवर किए हैं बहुत क्लोजली। कोबरा के साथ में भी कवर किया है और बीएसएफ के साथ में भी कवर किया है। यहां का जो एक अदृश्य डर है उसे मैं आपको शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। जंगल है चारों तरफ, नक्सल विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो देश विरोधी है, आप सभी जानते हैं। वहां पे यह आइडेंटिफिकेशन बहुत तकलीफदायक और दुर्गम है कि कौन मेरा है और कौन नक्सल है। सब एक जैसे दिखते हैं और उसमें डर क्या है मैं आपको बताता हूं। नक्सलवादी जो अटैक करते हैं वो जंगल वॉरफेयर के थ्रू अटैक करते हैं। पहले दिन रात को आते हैं और सड़क खोद के नीचे सुरंग बनाकर आईडी रख देते हैं और दूर जाके नीचे से वायर से वहां जैसे ही वेहिकल आया उड़ा दिया। अदृश्य एक तरीके से हम देखते हैं, रामायण सबने देखी है, उसमें जब भगवान राम जाते हैं रावण से युद्ध करने तो मायावी राक्षस अचानक आके गायब हो जाते हैं और कहीं से भी अटैक करते हैं, हम सब ने देखा है। बस वही मायावी राक्षस जो है वो नक्सली है। कहां से सामने अगर कोई होगा तो हम हमारे जवान लड़ाई करेंगे, है ही नहीं कोई सामने, सब अदृश्य तरीके से करते हैं और ये डर हमने महसूस किया है। अब इसके अंदर एक और एक्सपीरियंस बताता हूं। जवानों की जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में उनको अनुशासन के साथ साथ में वो सब कुछ सिखाया जाता है जो एक व्यक्तियों के समूह को जितना आता है वो सब एक जवान को आता है। जवान को खाना बनाने आता है, कपड़े धोने आता है, बर्तन साफ करने आता है, पूजा करने आती है, घर बनाने आता है, टेंट करने आता है, संभालना आता है, केयरिंग आता है, ये सब कुछ जवानों को आता है। और एक बार ऐसा मौका मिला था कि हम जब वहां पे पहुंचे बक्सर के उन जंगलों में तो एक यूनिट आई थी बीएसएफ की और उनको बता दिया था कि यहां पे कैंप लगाना है। वो घने जंगल में पूरी रात जवानों ने मेहनत करके एक ऐसी जगह, समतल जगह बनाई जहां पर वो अपने टेंट लगा सके और ट्रकों में लादा हुआ सामान उतार सके। और वो उस डर के बीच में लगातार 36 घंटों तक उन्होंने किया बिना खाए पिए। और फिर उन्होंने वहां पे अपना कैंप स्थापित किया और वहां से एंटी नक्सल ऑपरेशन की शुरुआत हुई। वो दृश्य अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप विचलित हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि पता नहीं कहां से बटालियन आ रही है, 400-500 किलोमीटर दूर से आई और सीधा उनको पता चला कि भाई ये जंगल है, यहीं पे कहीं कैंप लगाना है, यहीं पे चौकी बनानी है। तो चौकी बनी हुई नहीं है, जंगल है, वहां पे कैंप लगाना है, वहां पे अपना पूरा बेस कैंप बनाना है, ट्रकों में सामान लदा हुआ है और कोई अलग से मजदूर नहीं है, उन्हीं को कैंप लगाना है, उन्हीं को घर बनाना है, उन्हीं को टेंट बनाना है, उन्हीं को टॉयलेट बाथरूम बनाना है, उन्हीं को मेस बनानी है, उन्हीं को राशन पानी का स्टोरेज बनाना है, उन्हीं को हथियार भी रखना है और उन्हीं को वो सब बनाने में कोई नक्सली आ ना जाए इसलिए रक्षा भी करनी है, सब काम। इसलिए हम बार बार बोलते हैं वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी। हमारे फौज का हर आदमी ही वन मैन आर्मी, एक एक जवान एक एक आर्मी के बटालियन के बराबर है। एक अलग अनुभव बताता हूं जम्मू कश्मीर का। 2017 में अमरनाथ यात्रा की हमारे गुजरात की बस गई थी और उसके ऊपर अटैक हुआ था अनंतनाग अवंतीपुरा में और उसके तुरंत बाद मैं वहां पे पहुंचा था क्योंकि हमारे बहुत सारे गुजराती, 7 लोगों की डेथ हुई थी और बहुत सारे घायल हुए। वहां गया, उसके बाद में ऑपरेशन ऑल आउट चल ही रहा था और उस पे एक ऑपरेशन हुआ। अब ये डिफेंस जर्नलिज्म की बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूं आपको, क्या होता है जब जोश में होश खो बैठते हैं। मैंने भी एक बार होश खोया था और बहुत भारी कीमत चुकाई और वो मैं आपको बताता हूं। हुआ यूं कि ये हुआ, उसके बाद में अलग अलग जगह पे ऑपरेशन चल रहे थे और त्राल के पास में एक ऑपरेशन की हमको खबर मिली और हम पहुंच गए। कि हम पहुंचते अब जो ड्राइवर है वो भी कश्मीरी है और लेकिन वो हमारे साथ में इतनी अच्छी दोस्ती उसने कर ली थी, हमको उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो गया था। अब वो ट्रस्ट कई बार कैसे भारी पड़ता है वो मैं आपको बताता हूं। और हमने उसको बताया कि यहां पहुंचना है। उस जगह पे पहुंचे। कई बार जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशन करके सेना चली जाती है।
सेना किसी की राह नहीं देखती है। लेकिन हम जब तक पहुंचे थे तब तक ऑपरेशन हो गया था, और जब हम वहां पे पहुंचे तो भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। और हमारे ड्राइवर ने कहा कि भाई जो अगर यहां से जिंदा जाना है तो चुपचाप अंदर बैठे रहना, बाहर मुंह मत निकालना, क्योंकि अब जनाजे की नमाज होने वाली है। मैंने कहा ये जनाजे की नमाज क्या है? तो बोला खाली देखो, बैठ जाओ अंदर, बाहर आए तो मेरी जवाबदारी नहीं है। और वो गाड़ी लॉक करके चला गया। थोड़ी देर के बाद में झांक के देखा सारे आतंकवादी हैं, गिरे हुए हैं, हाथ में बंदूक लेके फायरिंग कर रहे हैं। और वहां पे वो जिस आतंकवादी को मार गिराया था सेना ने, वो वहां पे है, और वहां पे उसके जनाजे की नमाज अदा की, मतलब अभी उसको दफनाया जा रहा था, वो सारी पद्धति वहां पे हो रही थी, और उसको सलामी देने के लिए वो फायरिंग कर रहे थे, बस बिल्कुल सामने से। और चारों तरफ लोग, और सारे लोग उन्हीं की भाषा में। और वो पल हमारे लिए ऐसा था कि सामने इतने सारे आतंकवादी, जनाजे की नमाज, न कोई पुलिस दिखे, न कोई आर्मी का जवान दिखे। मैंने कहा ये ऑपरेशन लेट पहुंचे या जोश में होश खो बैठे, वहां पहुंच तो गए, अब निकले कैसे? जब हम वो आए तो गाड़ी, टैक्सी वाली गाड़ी देखते ही लोगों ने चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ड्राइवर आया, बैठा, मैंने कहा भाई देख, बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आगे जो होगा उसके जवाबदार आप भारतीय रहोगे, मतलब आप तुम इंडियंस रहोगे। अब मैं आपको इंडियन नहीं मानता था, वो ड्राइवर अपने आप को कश्मीरी मानता था। जब उसने ये बोला तब हमारे होश उड़ गए। मैंने कहा वापस कैसे जाएंगे श्रीनगर, बहुत दूर था त्राल। लेकिन हम जैसे तैसे वहां से निकले, और जब हम पहुंचे तब हमारी गाड़ी पूरी तरीके से फूट चुकी थी, सारे कांच टूट चुके थे, हम घायल हो चुके थे। इतने पत्थर पड़े कि जहां देखो पत्थरबाजों के बीच में फंस के जैसे तैसे वहां पे पहुंचे। ये भी एक चीज है कि आप ऐसे कोई जोश में होश मत खो बैठो कि वहां पे आपको पहुंचना ही है और कवरेज में करवा दूंगा, आपका कवरेज हो जाता है उस दिन। ऐसी बहुत सारी जगह पे हुआ हमारे साथ में। एक बार हम कश्मीर से, जो मुगल रोड कहते हैं, वहां से जम्मू आ रहे थे रात को। तो जहां जिस बेस कैंप से आ रहे थे उन्होंने कहा था रात को ट्रैवल मत करो। हमने कहा कि नहीं, दूसरे दिन जाना है, नगरोटा जाना था हमको। तो मैंने कहा दूसरे दिन जाना है, फोर्स इंतजार कर रही है, हमको पहुंचना है वहां पे। बोला कि मत जाओ, मानो मेरी बात। नहीं माने, जोश में होश। रात को हमारे आगे लगभग 4 किलोमीटर का जाम था, सब कुछ जाम था। हम पैदल चलते चलते गए। क्या हुआ कि वहां पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है और लगातार फायरिंग चल रही है। पूरी रात फायरिंग चली। दूसरे दिन सुबह 6 बजे निकले वहां से, और वो गोलियों की आवाज से पता चलता है कि कितना नजदीक था। और वहां से मैंने लाइव भी किया था गाड़ी में से। तो एक आया वहां से, बोला कि लाइट बंद करो, नहीं तो एक आध यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ये कुछ एक्सपीरियंस हैं जो बहुत ही ये है। एक बहुत ही मेरे दिल के करीब और बहुत ही भावुक कर देना क्षण वाला आपको मैं बताता हूं। एक बार हम QAT CRPF के साथ में कवरेज करने के लिए गए थे, और मैंने कहा कि मैंने सेनाओं को वाइडली नहीं, बहुत ही माइक्रो लेवल पे कवर किया, मतलब अलग अलग टुकड़ियों के साथ में भी काम किया है। तो क्वैट करके CRPF की टुकड़ी है, उनकी वर्दी अलग है, ट्रेनिंग अलग है। तो वहां पे एक कमांडेंट साहब थे, राहुल माथुर करके, वो उसके हेड थे। तो पहले दिन रात को, दूसरे दिन हमको ऑपरेशन शुरू करना था, हमको उनके साथ में जाना था। तो पहले दिन उनका चलो यार आओ। आर्मी वाले, फौज वाले बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। तो उन्होंने कहा चलो साथ में खाना खाते हैं। तो उनके कैंप में गया और हमने साथ में खाना खाया। दूसरे दिन हम ऑपरेशन पे गए, पूरा ऑपरेशन अच्छे से किया, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, शूट किया, और हम वापस आ गए। और जैसे ही हम वापस आए और तुरंत खबर आई कि बटमालू के पास में क्वैट ने ऑपरेशन किया और उसके अंदर कमांडेंट राहुल माथुर को 4 गोलियां लगी और वो गंभीर है। उसके अगले दिन हमने साथ में खाना खाया है और उसने मुझे बोला कि वो क्यों आया है CRPF। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार आप तो बहुत ही अच्छे परिवार से, मैंने कहा, और इकलौते। मैंने कहा आपके माता पिता ने के जब मैंने ये एग्जाम दिया और पास हो गया, बताया नहीं था घर पे, पूरा सिलेक्शन हो गया, तब मैंने बोला जाना यही है।
और उनकी सारी बातें में 2 मिनट में पिक्चर आ जाती है। जब पता चलता है कि क्वेट के ऑपरेशन में किसी को गोलियां लगी हैं तो वो फिर बचना मुश्किल होता है। तो पूरी रात नहीं सो पाया। उसके साथ में जितने लोगों के नंबर थे वहां पे मैंने फोन किया, मैंने कहा कैसे है साहब की तबीयत? ये वो बोला कि कुछ कह नहीं सकते हैं, आर्मी हॉस्पिटल में है, 15 दिन वेट करो। 15 दिन तक मैं रोज फोन करता रहा कि कुछ सुधार नहीं है, कुछ सुधार नहीं है, कुछ सुधार नहीं है। मैंने कहा कि अब मैं जाता हूं वहां पर। मैं गया वहां पे, नहीं मिलने दिया, लेकिन फिर वहां पे उनके साथ के जो टीममेट्स थे उनसे मिल के आया। फिर एक दिन वो ठीक हुए और अभी 2 साल पहले ही उनको राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र से उनको सम्मानित किया। राहुल माथुर के ऊपर इनकी कहानी मैंने बनाई है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। और कैसे उन्होंने ऑपरेशन किया, कितनी गोलियां लगी, फिर भी वो आतंकवादियों से लड़ते रहे और उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ ऐसी कहानियां आपके दिल को छू जाती हैं। जैसे आज मेरे मोबाइल में आप देखेंगे तो लगभग 20,000 नंबर हैं। उन 20,000 नंबरों में से लगभग 2,500 नंबर तो खाली आर्मी के जवानों के ही हैं अलग अलग, जो हर बार कहीं ना कहीं हाय हेलो हो जाता है। और वो इस बात को भी लेके खुश होते हैं कि होली दिवाली पे यार हमको कोई सिविलियन मैसेज कर रहा है। अभी मैं उस बात पे आऊंगा कि मैंने ये क्या शुरू किया और उसका क्या फर्क पड़ रहा है। अब हर भले वो एंटी नक्सल ऑपरेशन हो, हमारी आंतरिक लड़ाई हो, चाहे बॉर्डर की लड़ाई हो, हमारे सेना का जवान लगभग 4 दुश्मनों से रोज लड़ाई करता है। एक दुश्मन नहीं है। किसी भी सेना का जवान का पहला दुश्मन तो रियल एनिमी है। वो भारत पाकिस्तान में तो पाकिस्तान दुश्मन है, बांग्लादेश में तो बांग्लादेश के कई वहां पे दुश्मन है, चाइना के पास है तो वहां दुश्मन है। एक तो रियल एक्चुअल दुश्मन है। दूसरा उसका सबसे बड़ा दुश्मन है वहां का वेदर। हर जगह पे एक्सट्रीम परिस्थितियों में है। इतनी एक्सट्रीम परिस्थिति, इसमें एक आपने दृश्य में देखा होगा, वो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां आप देखो उसके अंदर कि बस इतना सा रास्ता है, इतना सा रास्ता और नीचे सैकड़ों फीट नीचे खाई है। थोड़ा सा टायर इधर उधर हुआ और गए। और ऐसे कितने शहीद हुए हमारे जवान। -40 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर है। गलती से भी कहीं चमड़ी छू गई किसी को तो पूरा लेके निकलती है। 50 डिग्री के तापमान में जब राजस्थान के मरुस्थल में अभी तो 50 डिग्री तो 55 पहुंच गया। लोग सड़क पे पापड़ सेक देते हैं रेत में। ऐसी गर्मी में उस रेत में चलना, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। समुद्र की सीकनेस मैंने आपको बताया, जितना खाया सब निकल जाता है। खा ही नहीं सकते, आपके पेट में रहता ही नहीं है, न पानी रहता है न खाना रहता है। तो ये एक एटमॉस्फेयर की लड़ाई रोज लड़ता है। एक जवान रोज उससे लड़ता है, फिर भी देश की रक्षा करता है। तीसरा, जियोलॉजिकल कंडीशंस। जियोलॉजिकल कंडीशन से मतलब है जैसे नक्सली, मैंने आपको बताया कि कौन दुश्मन है वो पता ही नहीं, अदृश्य दुश्मन है। कश्मीर में देखा है तो पत्थरबाज, जो ये राहुल माथुर वाला केस बता रहा हूं, उसके अंदर जो घर का मालिक था उसने गोली मार दी थी, पहली गोली, उसको घायल करना। आतंकवादी तो अंदर थे। तो हमारे ही देश के कैसे दगाबाज लोग हैं, वही जियोलॉजिकल कंडीशन में इनकी मदद। म्यांमार में आप जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किससे लड़ रहे हैं हम। अपने देशवासियों से लड़ रहे हैं कि अंदर देशवासियों में बैठे विदेशियों से लड़ रहे हैं, रोहिंग्या से लड़ रहे हैं, कि सामने एक्चुअल दुश्मन से लड़ रहे हैं। आपको पता नहीं होता कि आप किससे लड़ रहे हैं। तो ये जियोलॉजिकल कंडीशन से वो रोज लड़ता है। और तीसरा, वो लड़ता है अपने परिवार से। क्यों? क्योंकि वो बैठा है यहां से 1000 किलोमीटर दूर, परिवार बैठा है कहीं और, बहन की शादी है, बहन की शादी करवानी है, माता पिता बीमार हैं, किसी का इलाज करवाना है, किसी की शादी करनी है, किसी का घर बनाना है, किसी का झगड़ा चल रहा है। तो उसका ध्यान एक तरीके से वहां पे भी रहता है कि मेरे घर में क्या चल रहा होगा। अभी तो हालांकि सब जगह कम्युनिकेशन सेंटर हो गए, लेकिन एक समय हमने जब कवरेज शुरू किया तो कम्युनिकेशन ही नहीं था। दिनों निकल जाते थे कि घर में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। एक इंसिडेंट बताता हूं, बांदीपुरा के ऊपर ट्रैकबल और ट्रैकबल के आगे नीरू गुरेज वैली है भारत पाकिस्तान की, एकदम दुर्गम स्थल, बहुत दुर्गम स्थल। 18 किलोमीटर बर्फ में चलो तब जाके चौकी आती है भारत की। एकमात्र चौकी पकड़ के बैठे हैं हम वहां पे। वहां पे एक सरदार जी संतरी के पोस्ट पे थे और हम उसका क्या होता है, कई बार हम शूट अच्छा करने के लिए एकदम पास में जाके शूट करते हैं। तो मेरा कैमरामैन वहां बैठा है विनोद शर्मा, उसने वो सरदार जी के आंख में से शूट किया और मुझे बताया कि सर ये रो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने कहा हो सकता है तू शूट करके आ जा। मैं गया फिर बाद में, मैंने कहा सरदार जी क्या हो गया, थोड़े आप आज भावुक लग रहे हैं।
तो बोल रहा है कि अब कल ही खबर आई बहन का पति मर गया है और इकलौती बहन है, मुझे जाना है। देखिए कितनी पीड़ा में है वो, आंख में आंसू है लेकिन आंसू निकल नहीं रहा है, दर्द सीने में भरा है लेकिन किसको बताए, और खड़ा है संतरी के पोस्ट पे, सामने नहीं गए। ये हमारा देश का जवान है, आंसू है, निकल नहीं रहा है, दिल में भरा हुआ है, बोझ है, बता नहीं सकता, सामने दुश्मन है, जाना भी है, दुश्मन से लड़ना भी है और संतरी की पोस्ट पे भी है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर ऐसा है तो आप आज नहीं आते संतरी की पोस्ट पे। तो बोला कि मैं नहीं आता तो किसी और का भी कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, वो आता, करना तो हमको यही है। देखिए ये जो दर्द है ना, इसे महसूस करना हम सिविलियंस के लिए बहुत जरूरी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब तक वो दर्द हम नहीं महसूस करेंगे तब तक हम हमारी देश की सेनाओं को समझ नहीं पाएंगे कि वो किस तरीके का त्याग और समर्पण दे रहे हैं वहां पर। उनका समर्पण अतुलनीय है। और चौथा, पीपल ऑफ इंडिया, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख भी होता है और चिंता भी होती है। हम भी दुश्मन हैं। अपने आप से पूछो, क्या हम दुश्मन हैं हमारी सेनाओं के? तो हाँ है। कब हैं वो बताता हूं। सभी नहीं है लेकिन कुछ हैं, और कुछ लोगों को सपोर्ट करने वाले भी उनके दुश्मन हैं। कैसे बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है, ये नहीं हुआ। अरे वो क्या कर रहे हैं वो आपको पता है? आपने तो यहां पे बोल दिया वो रामायण में सहस्त्र रावण जैसा काम कर दिया। सहस्त्र रावण सब जगह पे गुदगुदाट कर देता, अरे राम ने कोई युद्ध नहीं किया, राम ने कोई युद्ध नहीं जीता, ऐसे ही बोल रहे हैं। बस वही कंडीशन हम भी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सवाल खड़े कर देते हैं। जब जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है सवाल खड़े, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो जाके आगे ऐसे ही बता रहे। हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करना होगा, क्योंकि आपका एक लफ्ज और एक वाक्य जब वो न्यूज में देखता है ना, तो वहां पे उसका मोरल टूट जाता है। एक तो ऑलरेडी वो परेशान है, देश की रक्षा कर रहा है, और वहां पर भी आप इस तरीके की तुच्छ बातों को जब आप बात करते हो या उस चीज को शेयर करते हो या कुछ नहीं तो संदेह खड़ा करते हो, तो वहां पे उसको लगता है कि यार यहां तो मैं जी रहा हूं, मर रहा हूं, पता नहीं आगे जाऊंगा नहीं जाऊंगा, खाए पिए बगैर देश की सेवा करो। मेरे देश के लोग बोल रहे हैं कि यार इन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है, तो ये भी दुश्मन है। तो इस तरीके से ये 4-5 दुश्मन हमारे जवानों के, जिससे वो रोज युद्ध लड़ता है। ये बहुत बड़ी समझने की बात है। सिर्फ दुश्मन से लड़ाई नहीं है, इसके अलावा इन 3-4 चीजों से भी लड़ाई है। और ये सब उनके साथ में बात किया है तब पता चलता है। जवानों जो संवाद करते हैं ना, ये सब बातें मेरी अपनी नहीं है, उनसे किए हुए संवाद के क्षण मैं आपको बता रहा हूं कि उनको कहां कहां दर्द होता है। यहां दर्द होता है, बाकी वो हर परिस्थिति में जी लेंगे। उसके लिए तो गए हैं वहां पर। उन्होंने कहा है देश की सेवा सर्वोपरि है, कुछ भी होगा देख लेंगे, लेकिन बाकी की चीजों से बहुत ज्यादा फियर है। तो वो क्या है कि इतना कठिन समय बिता लेते हैं खुशी खुशी, उसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज द मोटिवेशन? अटूट राष्ट्र प्रेम सिर्फ नौकरी नहीं है, वास्तविक योद्धा है। और ये एक पैशन है मदरलैंड की रक्षा के लिए, और यही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन, उनके घर परिवार का मोटिवेशन, उनके समाज का मोटिवेशन कि जाओ हम हैं, चिंता मत करना। बस इस मोटिवेशन पे वो वहां पे युद्ध लड़ लेते हैं। अब मेरे अनुभव और जवानों के साथ हुए हर मोर्चे के संवाद के क्षण बताता हूं। जवानों, मैंने एक बार पूछा, जवानों के टुकड़े हर जगह पूछते हैं आपको क्या चाहिए, तो बोला किससे? कि वो देशवासियों से, कि खाली यार हमारे सामने अच्छे से मुस्कुरा दे यार, बस इतना बहुत हो गया हमारे लिए, बस इतना बोलते हैं। अब आप देखो, अंतिम में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि कहीं पे भी आपको जवान दिखे ना, उसके सामने मुस्कुरा दो यार, ऐसे करने में कुछ नहीं जाता आपका, लेकिन ये है ना, वो उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपका एक स्माइल, आपका एक प्रेम, और आप जवान जा रहे हो और आप इग्नोर कर देते हो ना, तो वहां पे उसको हर्ट होता है। ये एक बहुत ही इमोशनल क्षण है। अब जवानों का कैंप कैसा होता है? तो जवानों का कैंप ही उनका गांव है, उसमें सब होता है, मंदिर भी होता है, मुस्लिम है तो उसका नमाज पढ़ने का भी है, पूजा पाठ पंडित भी उसी में है, एक अच्छा जिम भी है, खेलने के कुछ संसाधन भी हैं, कैरम भी है, बिलियर्ड्स भी है, वॉलीबॉल भी खेलता है, वो फुटबॉल भी खेलता है। तो मतलब उसका जो कैंप है वही उसका गांव है। अब इन सब में कोई और नहीं है, वही है,
यानी कि मंदिर का पुजारी कौन है? तो सपोज कोई ब्राह्मण सैनिक है तो मंदिर की पूजा करवा देता है। अच्छा, खाना तो जो आए हैं कुक वो तो आए, लेकिन सहयोगी जिसको अच्छा सब्जी काटने आता है वो सब्जी काट देता है, किसी को बोलना नहीं पड़ता है। साथ में एक परिवार की तरफ है। ये सीखने जैसी चीज है। हम 4 लोगों के परिवार में सोचते हैं कि ये काम ये कर दे तो ठीक है, बड़ा भाई कर ले ठीक है, छोटा भाई कर ले ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बटालियन में 1000 जवान एक साथ गांव और एक समाज परिवार की तरह कैसे रहते हैं उसकी झलक बता रहा हूं। अब जवानों की मां की याद ना आए तो उसका ख्याल कौन रखता है? तो जवानों के कैंप में जो मैस का इंचार्ज है वो उनकी मां है। तो मैंने उनको बोला, उनका मां के हाथ के खाना क्या वही है। और मैंने देखा कि सच में मैस का इंचार्ज सबको जाके खिला रहा है। अरे यार एक रोटी और ले ले यार, एक थोड़ी सब्जी और ले ले, मिर्ची कम ले ला, मैं चटनी बना देता हूं, थोड़ी अंदर डाल देना। इतना प्रेम और मनुहार के साथ में खिलाने वाला मैस का इंचार्ज उसकी मां है। ये जवानों का परिवार। ये देखोगे ना तो आप रुक नहीं पाओगे कि यार क्या है ये, कैसे रहते हैं इन डिफिकल्ट सिचुएशन में, उसकी कहानी बता रहा हूं मैं आपको। मैंने एक बार मैस इंचार्ज को जाके बोला, मैंने कहा कि इतने जवानों का खाना बना बना के तो आप थक जाते होगे। ठीक है यार, देखो ये काम है मेरा, इसलिए थकना ना थकना नहीं है। तो मैंने कहा कि थक जाते हो तो वो थकान कैसे उतरती है? तो बोला कि जब मैं जाता हूं मैस में सब खाना खाने के बाद, फिर जवानों के मुंह पे जो संतुष्टि देखता हूं ना, और जब मुझे लगता है कि यार इन्होंने अच्छे से खा के डकार मारी है, तो बस यही मेरी संतुष्टि है। ये मैस के इंचार्ज की बात। और जवानों की मां ही मैस का इंचार्ज है, उन्हीं का बीच में रहने वाला जवान। अब जवानों का बैरक, ये जवानों के बैरक में जो 4-5 जवान या 10 जवान जैसा जैसी परिस्थिति वैसे वहां पे बैरक बने हुए हैं, वही उनका परिवार है। तो घर में कुछ परेशानी है तो किससे कहेंगे? तो वो जवान जाके अपने साथी जवान को बोलेगा यार मेरे घर पे ऐसा हो गया है। उसने बोला अरे कोई बात नहीं यार, एक दूसरे को साथ में रखने दिलासा देता है। सुख दुख के साथी उसका पत्नी कहो, बच्चा कहो, बेटा कहो, बड़े उम्र का बाप का प्यार देता है, छोटे उम्र का छोटा भाई का प्यार देता है, साथी जवान उसके परिवार का प्यार देता है। यही उनकी जिंदगी है और यही उनका परिवार है। और इतना अनन्य प्रेम, इतना सात्विक प्रेम कि मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं कि हमारे घर परिवार में ऐसा प्रेम नहीं है जो जवान के बैरक के परिवार का प्रेम है। जबरदस्त प्रेम। अच्छा, अपने घर और गांव को जवान इतना सजा के रखते हैं, 1 इंच कहीं पे धूल मिट्टी नहीं मिलेगी। जहां जाएंगे वहां ग्रीनरी कर देंगे, फूल लगा देंगे, नए नए मंदिर बना देंगे, त्योहार आ रहे हैं तो सजा देंगे। उनके बैरक कहीं आपको टूटे फूटे नहीं दिखेंगे, एकदम कलरफुल, जो भी संसाधन है उसके पास में और जैसी परिस्थिति है, लेकिन अच्छे से बना के रखते हैं अपनी चीज। कम संसाधनों में अच्छे से अच्छा कैंप बना के रखने वाले इन जवानों से सीखना पड़ेगा। चारों तरफ दलदल है लेकिन छोटी सी चौकी है, लेकिन छोटी सी चौकी इतनी अच्छी सजा के रखेंगे कि उनको फील गुड फैक्टर आता है कि नहीं यार हमारे घर में ये चौकी मेरा घर है। ये हरामी नाला में देखा हमने, नीचे पानी आ जाता है, कभी आ जाता है तो 4-6 लोखंड के पिल्लर के ऊपर एक चौकी बनाई है, ऊपर हवा में लटकती, उसको भी इतना अच्छे से सजाया है उसने कि जैसे अपना घर हो। तो ये कुछ मोटिवेशंस के पॉइंट हैं जो आपको सरहद पे देखना है। ये अलग एंगल है, भारत पाकिस्तान से अलग का एंगल है ये, लेकिन ये देखने का एक नजरिया है। अब इन जवानों के बीच में, बटालियन के बीच में बड़ा खाना की प्रक्रिया होती है। बहुत कम लोगों को पता है बड़ा खाना। सेना में, एयरफोर्स में इनको बड़ा खाना बोलते हैं और नेवी में टुगेदर मील बोलते हैं। इसके अंदर यह होता है कि बड़े रैंक के ऑफिसर और जवान सभी एक साथ मिलकर वहां पर बड़ा खाना करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। जवान और ऑफिसर सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं और उनके हिसाब से खाना बनाते हैं। और वहीं पे शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनको मोटिवेशन होता है। किसी की कोई दिक्कत है तो एकदम, और जैसे बड़ा रैंक का कमांडेंट है और वहां सिपाही है तो कमांडेंट और सिपाही गले में हाथ डाल के, और कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी तरीका का रैंक सिस्टम नहीं, वहां पे वो मित्रवत उसके साथ में रहता है। और तभी वो बड़ा खाना में पता चलता है उसके ऑफिसर को, कमांडेंट को, कि इसकी दिक्कत क्या है। ये एक बहुत बड़ी सीख है। यहाँ कंपनी में एक बहुत बड़ा मालिक हो तो कभी जाके पियोन को गले में हाथ डाल के कभी पूरे साल में एक बार नहीं पूछता है कि भाई तेरे को कुछ तकलीफ है क्या। लेकिन ये यहाँ हमारी फौज का सिस्टम है कि बड़ा से बड़ा कमांडेंट सिपाही के गले में हाथ डाल के खाना खाता और पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कई बार दिक्कतें ऐसी होती हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। तो दिक्कतें हैं अपनी जगह पे, समाधान नहीं है, लेकिन सब कुछ खुश है कि कोई बात नहीं है तो करेंगे।
ये पेशेंस, ये धैर्य, ये सिर्फ एक कारण से आता है कि किसी भी तर्ज पे मुझे माँ भौम की रक्षा करनी है। बस यही एक दायित्व है जो उनके बीच में होता है। अब आप विचार करिए, हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं, 22 तो वैसी भाषाएं और बोलियां अलग पकड़ के चलेंगे, और इतने सारे स्टेट हैं। हर जगह पे रीति रिवाज अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है, सब तौर तरीके अलग हैं। लेकिन एक बैरक में जो होता है तो कोई मलयाली है, कोई तमिल का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है। आपस में बोलचाल में भी बहुत दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, लेकिन वो टूटी फूटी हिंदी बोलेगा, ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा, लेकिन सबके बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है। ये मिनी भारत आपको देखना हो ना, तो हर जवान के बैरक में जाओ तो आपको एक मिनी भारत मिल जाएगा। कोई ना कोई कहां ना कहां से आया है, लेकिन आए हैं अलग अलग स्टेट से, आए हैं अलग अलग परवरिश से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग भाषाओं से। लेकिन जब वो उस गांव में आ जाते हैं, बटालियन के उस गांव में आ जाते हैं और उस बैरक के घर में आ जाते हैं, तो उनका एक ही परिवार है, एक ही गांव है, उसका नाम भारत है, बस। और इसी तर्ज पे वो लोग अपना पूरी ड्यूटी निभाते रहते हैं। हर जगह पे अलग अलग डेली रूटीन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन तमाम फोर्सेस की ट्रेनिंग। ऐसे ही नहीं अंदर चला जाता है, जो नॉर्मल ट्रेनिंग है तो है, लेकिन जिस जगह पे जैसी कंडीशन में उनको जाना है उनकी पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर ही भेजते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का टेरेन है, बर्फ है, ये है, तो वहां पे सीबीएस क्रू है, वहां पे उनको बर्फ में कैसे जीना है, कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है, किस तरीके की इंसर्जेंसी आएगी, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। बीएसएफ में टेकनपुर है, वहां पे एंटी नक्सल ऑपरेशन भी बताते हैं, कश्मीर का ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी देते हैं। सीआरपीएफ का अपना ट्रेनिंग स्कूल है, नेवी का अपना अलग ट्रेनिंग एकेडमी है, एयरफोर्स की अलग ट्रेनिंग एकेडमी है, आर्मी की अलग ट्रेनिंग एकेडमी है। जम्मू में अलग टाइप का टेरेन हो रहा है, तो वहां पे सीबीएस सरोल करके है, तो वहां पे उस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। हर एक व्यक्ति को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि वहां पे जहां पे उसको ड्यूटी करनी है। इसलिए ड्यूटी करने में कोई इश्यू नहीं है, ड्यूटी तो पूरी तैयारी के साथ ही करते हैं। हर जवान तैयार है लड़ने के लिए, उसको सब पता है वहां पे कैसे करना है, क्या करना है। ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये ट्रेनिंग स्कूल में जो सिखाया जाता है, उसके मूल में 3 चीजें हैं। एक, अनुशासन। किसी भी हालत में हर ट्रेनिंग स्कूल का, एक आर्मी जवान की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो है उसका डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, आदेश का पालन, ट्रांसपेरेंसी और क्लियर कट संवाद। इतनी चीजों के लिए सबके मूल में ये 5 चीजें हैं, जिसके कारण से वो हर ट्रेनिंग भी पास कर देते हैं और हर ट्रेनिंग भी कर देते हैं। पेट्रोलिंग पे जाते हैं, उनके रिलीवर आते हैं, कुछ कैंप में काम करते हैं, कुछ ऑफिस में काम करते हैं, कुछ बंकर में सर्विलांस करते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं, कुछ राडार ट्रैक करते हैं, कोई थर्मल इमेजिनर वाले कैमरे से ध्यान रखते हैं, कोई अलग तरीके की इक्विपमेंट है उनकी देखरेख का काम करते हैं, कोई गोला बारूद का जो भवन है, सबके अपने अपने ड्यूटी है, सबके अलग अलग अपने रूटीन है, लेकिन सब लोग एक तरीके से काम करके शाम को एक साथ आ जाते हैं। ट्रेनिंग जो है ना, मैंने एक जवान को पूछा कि भाई क्या पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो? बोला हम ट्रेनिंग पढ़ के आए हैं, हमारी ट्रेनिंग ये हमारी गीता, कुरान और बाइबल है, वो हमारे साथ में है तो सब अच्छा है। बाकी सबका अपना धार्मिक मूल्य है। वहीं पे मैंने कहा ना, मैंने कई इसमें आपको दिखाया भी होगा, हर कैंप में जाके मैंने भी पूजा कर दी। ब्राह्मण परिवार से तो कम इतना तो कर सकते हैं। तो हर एक कैंप में कहीं ना कहीं मंदिर है। और आश्चर्य होगा, जम्मू कश्मीर के ब्लैक विलेज यानी कि पाकिस्तान से सटे हुए गांव में इतने मंदिर हैं जो लोगों को नहीं पता है। लगभग कई मंदिरों में जाके आया हूं। भैरव के मंदिर है, माता जी के मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है। और जम्मू कश्मीर में जवान सेवा करते हैं वहां, इसलिए दिक्कत नहीं है हमें। वल्नरेबल सिचुएशन, वार सिचुएशन में ड्रिल, ये सब उनका अपना एक गेट मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। दो, जैसे आपने नॉर्मल बॉर्डर देखा होगा, यहाँ पे फेंसिंग है, यहाँ पे फेंसिंग है, और बीच का जो एरिया है उसे नो मैंस लैंड कहा जाता है। और उसका गेट मैनेजमेंट होता है, उसकी पूरी अपनी अलग तरीके की ड्रिल है, जिसके अंदर ये समझ के, जैसे हम पासपोर्ट लेके चले जाते हैं और दूसरे देश में गए, बस वही प्रोसीजर उस गेट मैनेजमेंट रजिस्टर में लिख दिया जाता है कि ये समय पे ये हमारे देश का नागरिक देश से बाहर चला गया, और फिर वो वापस आता है तो उसकी वापस एंट्री होती है। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार ड्रिल एक्सरसाइज होती है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बॉर्डर मतलब ये ऊंची ऊंची फेंसिंग सब जगह नहीं है, बहुत ही कम जगह पे है।
बाकी तो खुला मैदान ही है। तो ये जवान अपने आज बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है, भारत ने खुद विकसित की है, जिसकी वजह से हम ये कर सकते हैं। अब इस पूरे लेक्चर के अंतिम पड़ाव में आते हैं कि आपने फोर्सेस के बारे में जाना, सीमाओं के बारे में जाना, वहां के रहन सहन ऑपरेशंस के बारे में जाना। हम क्या कर सकते हैं? तो हम, मेरे दिल में ख्वाब है बहुत, कई बार मैंने इसको किया भी सही, आजमाया भी सही, लेकिन हमेशा के लिए अनवरत नहीं चला। क्या होता है कि मैं जब भी बॉर्डर पे जाता हूं तो आसपास के स्कूलों में मैसेज करवाता हूं कि आपके बच्चों को, जवानों को कुछ मैसेज देना हो, पेंटिंग देना हो, कविता लिख के देनी हो तो देना, मैं उनको पहुंचाऊंगा। और हर बार मैं 2-2 बक्से भर के वहां दे के आया हूं और वो इतने खुश होते हैं कि आप बात जाने दो। वो बोलते हैं कि यार हमारे बच्चों ने भेजा हमारे लिए, किसी ने पत्र लिखा है, किसी ने ये किया है। तो ये उनका एक अपना अलग मोटिवेशन है और वो कार्यक्रम उनको सबसे ज्यादा पसंद आता है। मैं कहीं पे जाता हूं तो मुझे पीआरओ होते हैं जो परमिशन वगैरह करवाते, पूछते हैं अब की बार कुछ लेके जा रहे हो कि नहीं? मैंने कहा सर सब लेके जा रहे हैं। तो ये वो उस बात का इंतजार करते हैं कि यार कुछ तो लेके आएगा ये। और बड़ा ऑफिसर हो तो पेंटिंग छोटे से बच्चे ने कैसे भी भिजवाई है, उसकी फ्रेम लगाता है, उसके बैरक में रखता है कि मेरे देश के किसी छोटे से बच्चे ने मेरे लिए भेजी है। इतना दिल के करीब वो अपने आप, अपने देशवासियों को समझते हैं। बस अब हमारा कर्तव्य है कि क्या हम समझते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो लव, रेस्पेक्ट और सैल्यूट। एक तो प्रेम करो खूब अपने फौज के जवानों को, जहां दिखे खूब प्रेम करो, खूब इज्जत दो, सम्मान दो, कुछ नहीं जाता ऐसे करके हम सैल्यूट कर ही सकते हैं, वो खुश हो जाएंगे वो। और दूसरा ये कि आपके आसपास, पहली बात तो वो आदमी बहुत खुशकिस्मत है जिसका पड़ोसी का बेटा या पति सरहद पे है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई रहता है तो आप उसके घर की खबर रोज लो, ये आपका दायित्व है। आप जाओ, पूछो सब बराबर है, सब ओके है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा परम कर्तव्य है। अगर आपका पड़ोस में से कोई भी बंदा फौज में है, बॉर्डर पे है, उसको सब सुविधा है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके परिवार को जाके अगर आप जाके बोलोगे ना कि बेटा बराबर बात हुई थी, सब ओके है, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है, वो आपसे मांगेगा नहीं। फौजी का परिवार कभी किसी से कुछ नहीं मांगता है। इतना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान उसके अंदर होता है, खुमारी होती है एक कि फौजी का परिवार किसी से कुछ मांगता नहीं है। लेकिन अगर आप जाके एक बार उसको बोल दो कि सब बराबर है, सब चंगा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ काम हो तो बताना, तो उसके मन में एक दिलासा होता है, एक विश्वास होता है। और जब वो रात को फोन आता है तब बोलता है कि यार हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे, तेरे बारे में रोज पूछते हैं। बस इतना जब उसको मैसेज जाता है ना तो वहां पे वो बहुत खुश होता है। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं। इसलिए अगर आपके आसपास कोई पड़ोसी में रहता है या उसके किसी ऐसे बच्चे को जाते हो जिसका पड़ोसी फौज में है, तो जाके एक बार उसको जाके पूछ लेना घर परिवार में सब बराबर है क्या। ये एक काम हम कर सकते हैं। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टेशन पे जाते हैं कई बार, तो कहीं ना कहीं जवान तो दिख ही जाते हैं। क्या होता है, बटालियन चेंज होती है, कुछ आना जाना होता है, तो जहां पे भी मिलते हैं आप उनको लव, रेस्पेक्ट और सैल्यूट दे दो। यार आप हैं तो हम हैं, एक लाइन बोल दो। दूसरी बात आप ये बोल दो कि आप वहां पर जगते हो इसलिए हम यहां सोते हैं। और तीसरी बात ये बोल रहे हो कि आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। इतनी 3 चीजें बोल दी, बिलीव करो उसके अगले 3 साल निकल जाएंगे उस जवान की। इतना प्रेम करता है वो आपसे। लेकिन आपका प्रेम, हमारे कई लोग होते हैं जो अवॉइड कर देते हैं। हाँ ठीक है, जवान जा रहे हैं, ठीक है, अरे जा रहे हैं ना, वो तो नौकरी करने नहीं जा रहा है भाई, वो उसके पास में बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के, लेकिन उसके मन में देश का प्रेम है, आपकी रक्षा करने का प्रेम है, इसलिए वो बॉर्डर पे जाके इतनी मेहनत कर रहा है और इतनी दुर्गम परिस्थितियों में जी रहा है। तो ये लव, रेस्पेक्ट और सैल्यूट की थीम आप आगे बढ़ाएं तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। दूसरा ये कि किसी भी एंटी नेशनल व्यक्ति को किसी भी तरीके की मदद मत करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे भुगतान उसी को करना है। और चौथी चीज, बहुत सारे डिस्टर्बिंग न्यूज आते हैं कई बार, या तो इनको अवॉइड कर दो, ज्यादा शेयर मत करो, या फिर अगर ऐसा हुआ है तो ना हो उसके लिए आप खड़े हो जाओ। जैसे थोड़े दिन पहले आई थी खबर के ट्रेन में किसी एक आर्मी जवान को कुछ लोगों ने सीट के विवाद में मारा। अब आर्मी के जवान को आप सीट के जवान में मार रहे हो, मतलब इतनी ऊंची हरकत आपकी कि आप 2 घंटे के सफर में उससे आपने ये झगड़ा कर लिया। वो 3 साल आपके देश की रक्षा करके आ रहा है, ट्रेन में एक सीट के लिए आपने उसको मार दिया।
ऐसी न्यूज़ों को शेयर भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग जब हो तो आप तुरंत वहां पे, एक रेलवे के कंपार्टमेंट में कितने लोग हैं, लेकिन मेरा क्या और मुझे क्या, ये स्थिति छोड़ के आप वहां पे खड़े हो जाओ कि यार देश का जवान है, इज्जत से बात कर। अगर 4 लोग खड़े हो जाएंगे तो उसकी हिम्मत नहीं है कि आर्मी के जवान को कुछ कह दे। इस बात को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए और ये हमारे देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यार मेरे देश का जवान है, क्या बात कर रहे हो, मेरा कौन है वो, मेरे देश का जवान है यार, मेरे परिवार का सदस्य, उसके कारण से तो हम यहाँ पे आराम से, तुम ट्रेन में घूम रहे हो और आप सीट के लिए झगड़ा कर रहे हो उसके साथ में। आपको सीट छोड़ देनी चाहिए अगर नहीं है तो भी। वो किस परिस्थिति में वो बिना रिजर्वेशन के आपकी ट्रेन में, आपको क्या पता है। छुट्टी पे आता है तो रिजर्वेशन है उसके लिए, लेकिन बिना रिजर्वेशन के आ रहा है तो इसका मतलब उसके परिवार में कुछ बहुत बड़ा कुछ हो गया, इसलिए बिना रिजर्वेशन के आ रहा है। और आपने उसको डांट दिया, फटकार दिया, मार दिया, मारपीट कर लिया आपने उससे। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज है, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा एक चीज आती है कि हमारे पुलिस के जवान कई बार आर्मी के जवानों के साथ में ईगो ले लेते हैं और उनको रोकते हैं, टोकते हैं, उनको फटकारते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखे न्यूज चैनल में है तो कि आर्मी के जवान को जेल में बंद कर दिया पुलिस वाले ने। पर आप थोड़ी सी इंसानियत रखिए, आप भी वर्दी में हैं, वो भी वर्दी में है, वर्दी की इज्जत कीजिए। किसको जेल में डाल रहे हो यार, हो सकता है उसने कुछ गलत किया हो। आप ऐसे 25 चीजों को बर्दाश्त करते हो, ये देश के जवान की चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी सहिष्णुता तो होनी चाहिए कि नहीं आपके अंदर। तो पुलिस के जवानों को भी मेरा ये हृदय से आग्रह निवेदन है कि फौज का बंदा है तो थोड़ा नरमी से पेश आओ। क्या है पूछो तो सही, एक सामान्य व्यक्ति और फौजी को आप एक तराजू में कैसे तोल सकते हो, ये चीज हमें करना चाहिए। और आखिरी ख्वाहिश जो मैंने आपको बोला था, कोई मुझे पूछे कि भाई आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो यही है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। पीओके में है, वो वापस अपने में आए। और डुरुंड रेखा है, डुरुंड रेखा, तो मैंने मेरे वहां पे लिख के भी रखा है, डुरुंड रेखा पे जाना है एक दिन। ऐसे किसी को पता नहीं डुरुंड रेखा क्या है, तो डुरुंड रेखा वो है जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। यहाँ पे बलूचिस्तान है, यहाँ पे गिलगिस्तान है, और बीच में से वो रेखा निकलती है। और 106 किलोमीटर का वो पट्टा जिस दिन भारत के पास आ जाएगा, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी आ जाएगा, और उस दिन जाके अपन डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और फिर आपको आके बताएंगे वहां का अनुभव। तो जय हिंद, वंदे मातरम। बस लव, रेस्पेक्ट और सैल्यूट के साथ में देश के जवानों, उनके परिवारों का ख्याल रखने की आप तैयारी करिए और उनको सम्मान दीजिए। कुछ नहीं तो रोज सवेरे भगवान की हम पूजा करते हैं, तो भगवान के सामने बोल दो कि भगवान मेरे देश के जवान जो बॉर्डर पे उनकी आप रक्षा करना। अरे ये बहुत बड़ा काम है। मैं तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूं, इसमें बहुत मानता हूं प्रार्थना की शक्ति में। और हमें 140 करोड़ देशवासी है और वहां पे 15-20 लाख हमारे सोल्जर्स हैं। 140 करोड़ लोग अगर रोज भगवान की प्रार्थना, आप तो बोलते हो ना मेरे परिवार की रक्षा करना, अच्छा करना, बच्चों को बड़ा करना, ये करना। अरे एक लाइन बोल दो, भगवान के कहां तोलने वाले हैं वो? तोलते हैं क्या भगवान ऐसा बोलते हैं क्या कि नहीं 3 ही बात मांगना, चौथी मत मांगना? ऐसा तो बोलते नहीं। हम तो कितना कुछ मांग लेते हैं। भाई हमारे बच्चे का एग्जाम आ रहा है 10वीं का, वो ध्यान रखना, थोड़ा पैसे का ध्यान रखना, घर बन जाए हमारा, किसी के भाई शादी हो जाए, बच्चों का अच्छा हो जाए, कितना कुछ मांग लेते हैं। एक और मांग लो, हो सकता है कि वो आपके मांग वहां पहुंच जाए। पर सीधा है, और हमारे तो धर्म में, हमारे तो देश के संस्कार है, वसुदेव कुटुंबकम में है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः है तो हमारे देश के जवानों के लिए एक प्रार्थना रोज करना। मैं रोज करता हूं कि भाई भगवान मेरे देश के जवानों की रक्षा करना, बस कि कहीं कहां काम आ जाए और गोली ऐसे निकल जाए, तो अरे बहुत कल्याण हो जाएगा इतने में। तो कहीं ना कहीं कर्मा है, कहीं ना कहीं आपको भी काम आएगा। तो यही चीज है, थोड़ी सी भावनात्मक क्षण भी है और ये भी है, इतने सारे लोग यहाँ आ जाएंगे, ये मुझे वो था कि शुरुआत में मुझे लगा कि कुछ ही लोग आए, लेकिन अभी इतने सारे लोग यहाँ आ गए। आप सबको धन्यवाद, आपने सुना। किसी को कोई सवाल हो तो जरूर आप पूछिए। जी विवेक जी, आप वहीं रहे। ગુજરાતી એક કવિ છે ઉમાશંકર જોશી, એમની એક પંક્તિ છે જે એમણે વાત કરીએ કે દેશ આઝાદ થતા થઈ ગયો ત્યાં શું કર્યું, દેશ બરબાદ થતા રહી ગયો પુણ્ય કોનું આગળ આવ્યું। તો જેનું પુણ્ય આગળ આવ્યું ને દેશ બરબાદ થતા રહી ગયો છે એની વાત એમણે કરી છે।
કોઈને આ વિષય ઉપર જે વિષય ઉપર એમણે વાત કરી પ્રશ્ન હોય તો એ પૂછી શકે છે. આપણે ત્રણેક પ્રશ્ન લઈ શકીએ. દાદાને આપજો ને. આપનું નામ અને પ્રશ્ન. ગુજરાતી, હિન્દી, કોઈ પણ, અંગ્રેજી, કોઈ પણ भाषा. पुरुषोत्तम कुमार, जम्मू कश्मीर से हूँ. 1948 मैं तब बच्चा था, श्रीनगर में था. उस समय रिपोर्टिंग चलती थी, जैसे गवर्नमेंट कहती थी वैसे ही रिपोर्टर कहते हैं. ये मेरा बचपन का एक्सपीरियंस है. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप रिपोर्टिंग ठीक करते हैं और वो करेक्ट करते हैं, ये चीज़ है, या आप भी रिपोर्टिंग उनके हिसाब से करते? आप में उस समय जो लोग थे, रिपोर्टिंग ये थी कि पाकिस्तान नहीं, कबायली जो हैं वो आके ये कर रहे हैं, लेकिन सेना पाकिस्तान की थी, ऐसा मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं. तो वो क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए. बिल्कुल सही सवाल है आपका. अब मैं आपको इसमें उस समय क्या हुआ था वो सबको पता है. कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था वो सब कुछ पता है. उस समय मीडिया, उस समय की सरकारें चुप बैठी थी, वो भी सबको पता है. लेकिन मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसा कोई भी चीज हरकत होती है तो वो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा वहां जाके उस चीज को रिपोर्ट करूंगा और पूरी सत्यता के साथ रिपोर्ट करूंगा. और किया है. जब कश्मीरी पंडितों की बात जब जब उठी है तब तब किया है. अनुपम खेर से लेके वहां पर रहने वाले सप्रू परिवार से लेके सब लोगों के जाके मिला हूं. और मेरा तो सरनेम भी भट्ट है. वहां पे भट्टों के साथ में मेरा वैसे भी कनेक्शन है, इंटरनल भी कनेक्शन और डिवाइन भी कनेक्शन. कहने का मतलब यह है कि जो आपने सत्य की रिपोर्टिंग की बात करी है वो मैं इसके बारे में बताता हूं. जहां जहां जवानों से रिलेटेड चीज है या देश हित में ना बताने वाली चीज है वो मैं कभी नहीं बताऊंगा. ये मेरा वादा है. क्योंकि मेरे एक चीज बताने से अगर देश का अहित होता है, मेरे देश के जवानों की सुरक्षा पे सवाल खड़ा होता है तो मैं नहीं बताऊंगा. लेकिन हाँ, देश के जवानों के लिए अगर रिपोर्टिंग है, देश के जवानों के हित के लिए सत्य बोलना है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो मैं बोलता हूं. और मैंने पहले से बोला है कई बार. जवानों की कुछ समस्या है वो इस मंच पे बोलने की बात नहीं है, लेकिन लिखी है और रक्षा मंत्री तक पहुंचाई है कि इतनी समस्या ठीक करना, और हुई भी है. तो ये चीज तो है कि जब देश की बात आएगी तो किसी सरकार की या किसी लोगों की बात मानने की जरूरत नहीं है. देश हित सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि. जी बेन ने आपજો માઈક. આપનું નામ અને પ્રશ્ન. નમસ્કાર, મારું નામ ડૉક્ટર જયશ્રી જાની છે. હું નારાયણ ગુરુ સ્કૂલમાં એક મુખ્ય અધ્યાપિકા પ્રિન્સિપલ તરીકે વર્ક કરું છું. અને તમે જે વાત કરી ને સર કે બાળકોમાં અને વિદ્યાર્થીઓમાં આ બધું જ બેગ ભરીને લઈ જાઓ, કાર્ડ્સ ને બધું, એ તો અમે કરીશું જ. પણ તમારા માટે એક પ્રશ્ન છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ 12મી પછી આર્મી, નેવી કે આ બધું નથી કરી શકતા, અને તમારી જેમ જ જેમને દેશ સેવામાં જર્નલિઝમ કરવું હોય તો મેં એક સર્ટિફિકેટ કોર્સની વાત કરી હતી. તો એનું ડ્યુરેશન શું, એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા શું, ક્યાં એમને અપ્લાય કરવું પડશે, પોર્ટલ કયું હશે, એની જરા વિસ્તૃત જાણકારી મળે તો અમે બી બાળકોને એમના પેરેન્ટ્સને કાઉન્સેલિંગ કરી શકીએ. તો કૃપયા કોઈ બી ગ્રેજ્યુએશન કરવા બાદ તમે જ્યારે જર્નલિઝમ માસ કોમ્યુનિકેશનનો કોર્સ કરો છો, ગ્રેજ્યુએશન કમ્પલસરી છે, માસ કોમ્યુનિકેશનનો કોર્સ કર્યો, એના બાદ તમે જ્યારે ડિફેન્સની આવી જે ઇવેન્ટો થાય એને તમે કવરેજ કરી ને તમારા સ્ટેટમાં જે બી પીઆરઓ છે, ડિફેન્સ રક્ષા મંત્રાલયના પીઆરઓ ઝોનલ વાઇઝ હોય છે, આપણે અહીંયા બી શાહીબાગમાં છે, એમને જઈને તમારે આવેદન આપવાનું છે કે હું આ મીડિયા સંસ્થાનમાં કામ કરું છું. પહેલા તો તમારે જર્નલિસ્ટ બનવું પડશે, કોઈ મીડિયા સંસ્થાનમાં જોડાવવું પડશે, પછી તમે ડિફેન્સ કોરસ્પોન્ડન્ટ બનવા માટે તમારા એડિટરનો લેટર અને તમારો પ્રમાણપત્ર લઈને એમને આપવું પડશે કે મારી વિલિંગનેસ છે ડિફેન્સ કોરસ્પોન્ડન્ટ કોર્સ કરવા માટે. તો આ જે નેક્સ્ટ બેચ આવવાનો છે એમાં તમે મને લઈ જાઓ, તો એમના જે ધારાધોરણ છે એ મુજબ તમે આવશો તો તમને લઈ જશે. આ વાત છે. બીજી વાત કે તમે કેમ કે સ્કૂલમાંથી આવો છો, હવે આ નેક્સ્ટ આ નવેમ્બર એન્ડમાં મારે બીએસએફના સૌથી મોટી ટ્રેનિંગ સ્કૂલ છે ટેકનપુર, જ્યાં બીએસએફના યોદ્ધાઓ ઘડાય છે ખતરનાક ટ્રેનિંગમાં. ત્યાં એક બહુ સરસ ડોક્યુમેન્ટરી બનાવવા જવાનો છું 28-29 નવેમ્બર. તો તમારે સ્કૂલના બધા છોકરાઓને કહેજો કે સરસ ડ્રોઈંગ બનાવે, પોએમ લખે, મારી એક ટીમ આવશે, એનો બધા વિડીયો રેકોર્ડ કરશે, તો એ હું લઈને જઈશ. થેન્ક યુ. આપશ્રીને વિનંતી કે સ્કૂલમાં આવો પ્લીઝ, તો અમને બી કંઈક કરવા મળે. આ બધી બાળકો આ બધા તમારા પાસેથી શીખે અને કંઈક દેશનું ઋણ આપણે આ રીતે કંઈક કરી શકીએ એની તક આપજો. વિનોદ શર્મા, નંબર દે દેના.
જી આપનું નામ અને પ્રશ્ન. सुरेश मेहता, दैनिक भास्कर रिपोर्टर हूँ. मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मुझे पता है रिपोर्टिंग का. हर रिपोर्टर ये चाहता है कि सेफ जर्नलिज्म करे, और आप बॉर्डर जर्नलिज्म की इतनी रिस्क वाली जर्नलिज्म की, तो क्या मकसद था या कैसे आपने ये सोचा लिंक से हटके कि मैं इसकी रिपोर्टिंग करूं? देखिए, बहुत ही कठिन ये है कि आपको डिफेंस जर्नलिज्म करने मिलता नहीं है. पहली बात तो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी फोर्सेज में वो ट्रस्ट आपको जमाना पड़ता है कि वो उनके घर में आपको घुसने दें. तो जब जवानों का देखता था, जब कोई जवान शहीद होता था, जब वो परिवार उसकी अंतिम यात्रा निकलती थी, तो शुरुआत से ही वो एक कनेक्शन है इस सबके साथ में. तो इसलिए मुझे लगता था कि ये जवान कैसे रहते हैं और कैसे देश की सेवा करते हैं, वो जन जन तक पहुंचना जरूरी है. कि कितने पहली बात तो बॉर्डर पे पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बैटल है हमारे लिए. तो क्योंकि बॉर्डर ये नहीं है जो आप यहाँ पे अटारी बॉर्डर पे जाके सीधे रोड पे जाके पहुंच गए और यहाँ नडाबेट पे पहुंच गए. बॉर्डर वो है जहां पे आपको 18-20 किलोमीटर चलना है, पथरीली जगहों पे, रेगिस्तान में, बहुत दुर्गम जगह है. बॉर्डर वहां है अंतिम जगह पे. तो वहां पे पहुंचने के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है. तो मैंने कहा कि ये संघर्ष करके और फिर अगर लोगों तक अगर जागरूक कर पाए, देश के जवान कैसे रहते हैं, कैसे उनकी लाइफस्टाइल है, क्या उनका समर्पण है, तो ये लोगों तक पहुंचाएं कैसे, ऐसा एक सवाल आया था. उसके बाद में धीरे धीरे कुछ रिक्वेस्ट के फॉर्म में, कई बार तो कई जगहों पे धरने भी दे दिए मैंने. 12 घंटे बैठा रहा के साथ, परमिशन नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा यहाँ से, और उन्होंने दे भी दिए. वैसे करके भी किया, लेकिन कैसे भी पहुंचा है, ऊपर वाले की मर्जी है. माँ बाप का आशीर्वाद है कि आपको एक्सेस मिलता है. ये एक्सेस मिले, ये बड़ी बात है. तो ये एक्सेस मिला और अभी तक मिलता आ रहा है. और मैंने नक्की किया था कि साल में एक बार तो जाना ही है, भले कुछ भी हो जाए, और किसी न किसी फोर्स के साथ जाना है, ये फिक्स है. तो अभी ये साल का अंत आ रहा है, पूरे साल में नहीं जा पाए, तो ये अभी बीएसएफ का है और दिसंबर में कोस्ट गार्ड के साथ जाना है. तो ये साल के 2 हो जाएंगे. तो जितने साल हो रहे हैं, साल में 2 बार जाके आना है, अच्छा है. और जो लोग दिवाली, होली मनाते हैं, वो ट्राई करिए. मैं तो लास्ट टाइम पूरे बच्चों को लेके गया था दिवाली बॉर्डर पे मनाने के लिए, और बच्चों ने माँ बाप से दूर जवानों के साथ बॉर्डर पे दिवाली मनाई. वो माँ बाप धन्य है जिन्होंने बच्चों को दिवाली पे भेज दिया मेरे साथ के ले जाओ. तो ये जागरूकता से ही आएगा धीरे धीरे. शनै आप आगे बढ़ते जाओ, लव, रेस्पेक्ट, सैल्यूट करते जाओ, लोगों को अंदर जागरूकता बढ़ाते जाओ, तो ये ऑटोमेटिक होता है. तो रिस्क है तो ठीक है, लेकिन देश के लिए वो जितना लेता है, अपन तो कुछ नहीं है उसके आगे. हम तो जाते हैं, शूट करते हैं, वापस आके और लोगों को डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं. हमारा काम तो 6-7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन का है. उनको तो पूरी जिंदगी वहां बीता नहीं है. धन्यवाद. એક છેલ્લો પ્રશ્ન લઈશું. જી, માઇક આપજો બેનને. વિવેકજી આપણી વચ્ચે જ છે, કાર્યક્રમ પછી પણ તમને મળી અને તમે રૂબરૂ પણ પ્રશ્ન પૂછી શકશો. છેલ્લો પ્રશ્ન, તમારું નામ અને. जय श्री कृष्णा, मैं मोहिका जोशी. क्षमा, ये मेरा प्रश्न तो नहीं है, पर जो लास्ट बात आपने बोली वही पूछने वाली थी. उसके पहले प्रश्न पूछा, भैया ने बोला लव, रेस्पेक्ट और सब कुछ चीजें. तो मैं भी इसमें कहना चाहती हूँ कि हम जब भी त्योहार मनाते हैं, वो हम सैनिकों के साथ क्या मना सकते हैं, इनमें से कोई तैयार है? गत 18 वर्षों से रक्षाबंधन मैं सेना पे सैनिकों के साथ जाके मनाती हूँ, बीएसएफ हेडक्वार्टर में. बहुत बढ़िया. बस यही एक भाव है कि आप कुछ ना कुछ करिए ऐसा जिससे आपका अपनापन उनके साथ में बना रहे. बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे आए और आपने सुना. बस लव, रेस्पेक्ट और सैल्यूट की थीम को आगे बढ़ाते रहें. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. दो मिनट बैठे रहे. अभी ज्यादा वक्त नहीं होगा. अगर इंडिया આપણે જાણ્યું અને માણ્યું, અમે જે દસ્તાવેજીકરણ આપણને બતાવ્યું છે. બીજા પણ થોડાક આભાર માનવાના છે. 2 મિનિટ લઈશ તમારી. વિચાર મંથનની આપણી આ જે વ્યાખ્યાન શ્રેણી છે
એના માટે આ સ્થાનની અનુકૂળતા કરી આપવા બદલ નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તથા એના અધિકારીઓનો અને આવા વિશિષ્ટ સમસામયિક વિષયોમાં રસ રુચિ ધરાવતા જે વિવેકજીએ ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો કે કાર્યક્રમ શરૂ થયો ત્યારે એવું લાગતું હતું કે 5, 15, 25 જણા વચ્ચે પૂરું થશે, પણ હોલની જે કેપેસિટી છે એ પ્રમાણે આપણે છલકાઈ દીધો છે. તો એ આ રાષ્ટ્રભાવ સૈનિકો માટેની આપણી એમના વિશે જાણવાની ઇંતજારી અને જે જિજ્ઞાસા છે એના માટે એ સાંભળવા માટે આપ જે ઉપસ્થિત રહ્યા છો આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આવતીકાલે સાંજે પણ 6:30 વાગે અહીંયા સમસામયિક વિષય પર વિચાર મંથનનો કાર્યક્રમ છે. કાલે 20 નવેમ્બર. આવતીકાલનો વિષય છે નારી તું નારાયણી. ડોક્ટર ગીતા પટેલ એ વિશે વાત કરશે અને આપ સૌ આમંત્રિત છો. આવતીકાલે અહીંયા જ મળીએ. धन्यवाद. वंदे मातरम. 50 डिग्री से ज्यादा का तापमान तो कभी कपकपा देने वाली जबरदस्त ठंड, लेकिन मानव प्रकृति की तमाम विपरीत परिस्थितियों से जवानों ने कर ली है दोस्ती, सिर्फ और सिर्फ सरहद की सुरक्षा के लिए. ये हमारे देश के हिम योद्धाओं की दहाड़ है. कमांडो से कम नहीं है हमारे आईटीबीपी के जवान. 12,000 फीट की ऊंचाई और ये बर्फ के घर. देख सकते हैं कि कितने भारी हवा इस तरफ से आ गई है और उसके बाद भारी बारिश, तूफान. यहाँ से जाना ही सबसे ज्यादा जरूरी होगा. બાજુ ઘણા જંગલ છે ત્યાંથી પાછળ હટવાની વાત કરે છે, કારણ કે ગમે તે સમયે અહીંયા ફાયરિંગ થઈ શકે છે, કારણ કે આતંકવાદીઓનું ગામ છે. અહીંયાના લશ્કરે તોયબાના આતંકવાદી અદનાન શફીના ઘરને ગઈકાલે રાત્રે બોમ્બથી ઉડાવી દીધું છે.